आज हम पढ़ेंगे लोकोमोशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। और सबसे पहले हम आगाज करेंगे यूग्लिना से। यूग्लिना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। इसकी शेप स्पिंडल शेप होती है। ये यूग्लिना का न्यूक्लियस है और ये इसका साइटोप्लाज्म और एंटीरियर एंड के ऊपर फ्लैजेलम मौजूद है। अब यूग्लिना दो तरह की लोकोमोशन शो करता है। एक फ्लैजेलर लोकोमोशन फ्लैजेला की मदद से और एक यूग्लिनाइड मूवमेंट। ये जो यूग्लिनाइड मूवमेंट है इसमें सेल कंट्रैक्ट और रिलैक्स करके मूव करता है और इसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी कहा जाता है। इसमें फ्लैजेला यूज नहीं होता। अभी इसको थोड़ी देर तक एक्सप्लेन करते हैं। फ्लैजेलर लोकोमोशन फ्लैजेला की मदद से आप देख सकते हैं कि यूग्लिना के एंटीरियर एंड पे फ्लैजेलम लगा हुआ है। अब जो फ्लैजेलम है इसमें मूवमेंट होती है और ये मूवमेंट वेव लाइक होती है। अगर आप इस फ्लैजेलम को देखें तो इसके अंदर आपको वेव्स पैदा होती नजर आ रही है और ये वेव्स स्पाइरल वेव्स होती हैं। तो पहला मसला ये है कि फ्लैजेलम के अपने अंदर वेव्स लाइक मूवमेंट होंगी। इसकी वजह से यूग्लिना मूव करेगा। अब इसकी मूवमेंट की स्पीड कैसी होगी वो डिपेंड करेगा कि जो वेव्स पैदा हो रही हैं उनका उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उनका एम्पलीट्यूड कितना है। सपोज कि अगर फ्लैजेलम के अंदर इस तरह की वेव्स पैदा हो रही हैं तो इसका ये मतलब है कि यूग्लिना की स्पीड कम होगी। लेकिन अगर इस तरह की वेव्स पैदा हो रही हैं ये तो इसका मतलब है यूग्लिना की स्पीड ज्यादा होगी। अब यूग्लिना स्ट्रेट बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव नहीं करता। मूव ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में करेगा लेकिन स्ट्रेट लाइन में नहीं करेगा। यूग्लिना की मूवमेंट स्पाइरल स्टाइल में होती है। जैसे अगर आप ये डायग्राम देखें इसमें वाज़ेह तौर पे आपको अंदाजा होगा ये बात। अब देखें कभी यूग्लिना
नीचे को मूव किया है, फिर अगले लम्हे ये थोड़ा ऊपर वाली डायरेक्शन में मूव किया है, फिर उसके बाद दोबारा नीचे को आया है। तो एक्सेस के अलोंग इसकी मूवमेंट बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं है। इसको हम कहते हैं कि ये स्पाइरल फैशन में मूव करता है। कभी स्ट्रेट है, फिर नीचे है, फिर स्ट्रेट है, फिर ऊपर है, फिर नीचे है। तो एक स्पाइरल स्टाइल में ये मूवमेंट है। तो ये है फ्लैजेलर लोकोमोशन। उसके बाद यूग्लिनाइड मूवमेंट है। ये आपकी टेक्स्ट बुक में आखिरी 2-3 लाइन इस पेज की होंगी जो हम पढ़े हैं, कि इसमें यूग्लिना का सेल कंट्रैक्ट और रिलैक्स करता है और यूग्लिना की मूवमेंट होती है। अब चूंकि ये यूनिसेलुलर है तो इसमें मसल्स तो नहीं होंगे, बल्कि इनके सेल के अंदर कंट्रैक्टाइल फाइबर्स होते हैं जिनको मायोनीव्स का नाम दिया जाता है। मायोनीव्स आप सब स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि सेल के अंदर ऑब्लिक लाइंस नजर आ रही हैं, और यही लाइंस असल में कंट्रैक्टाइल फाइबर्स, ये लाइंस है जी, ये वाली, इनका नाम है मायोनीव्स। कंट्रैक्टाइल फाइबर्स। तो ये मायोनीव्स कंट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे तो इससे मूवमेंट होगी, और इस मूवमेंट को क्या कहा जाएगा? यूग्लिनाइड मूवमेंट। अब इसका पैटर्न क्या होगा? पहले ये डायग्राम ए देखें, ये यूग्लिना की नॉर्मल पोजीशन है। अब इसे जब मूव करना होगा तो मायोनीन कंट्रैक्ट कर जाते हैं, और आप देख सकते हैं कि यूग्लिना की बॉडी शॉर्ट हो गई है और ब्रॉड भी हो गई है। लेंथ कम हो गई है सेल की, लेकिन मोटाई ज्यादा हो गई है। फिर उससे अगले ही लम्हे अब जो यूग्लिना का पोस्टीरियर एंड होगा ये ब्रॉड एंड शॉर्ट हो जाएगा, और जो मैं येलो कलर से सर्कल कर रहा हूँ जो एंटीरियर एंड होगा ये नैरो होगा। और इस तरह से अब यूग्लिना इधर आप पहुंचेगी। तो स्टार्टिंग पॉइंट से यूग्लिना इस पोजीशन पे फ्लैजेला की मदद से तो नहीं आया, ये मायोनीज को कंट्रैक्ट रिलैक्स करके आया। तो इस मूवमेंट को आप क्या कहेंगे? यूग्लिनाइड मूवमेंट। तो ये था जी लोकोमोशन इन यूग्लिना। यूग्लिना के अलावा 2-3 और छोटी छोटी एग्जाम्पल्स हम देते हैं अपनी टेक्स्ट बुक में। अमीबा के बारे में देखते हैं। अमीबा भी आप जानते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब अमीबा में जो साइटोप्लाज्म है वो 2 टाइप का है। जो बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे साइटोप्लाज्म होता है उसे जेल लाइक साइटोप्लाज्म कहा जाता है, जेल लाइक। और जो सेंटर वाले पोर्शन होता है सेल के सेंटर में वो नॉन विस्कस होता है, और उसको सोल लाइक एंडोप्लाज्म कहा जाता है।
अब अमीबा ने जिस डायरेक्शन में मूव करना हो, साइटोप्लाज्म सेल के अंदर उसी डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देता है ये। और ये कौन सा साइटोप्लाज्म फ्लो करता है? सोल एंडोप्लाज्म। जिस डायरेक्शन में अमीबा ने मूव करना है, एंडोप्लाज्म उस डायरेक्शन में फ्लो करता है। उस डायरेक्शन में एंडोप्लाज्म की मूवमेंट तेज हो जाती है। इस मूवमेंट को हम स्ट्रीमिंग मूवमेंट कहते हैं। अब ये सारा साइटोप्लाज्म, सारी फोर्स इस एंड पे किस पे लगाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। ब्लू कलर में मेंशन कर रहा हूँ। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जब ये साइटोप्लाज्म स्पीड के साथ आकर टकराएगा, तो साइटोप्लाज्म के टकराने की वजह से मेम्ब्रेन बाहर की तरफ उभर जाती है, प्रोजेक्टेड हो जाती है। और इस उभरी हुई स्ट्रक्चर को, इस प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर को हम सूडोपोड कहते हैं। और अगर ज्यादा ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुई है तो इनको सूडोपोडिया कहा जाता है। अब सूडोपोडिया जो है, ये ना सिर्फ लोकोमोशन में हेल्प करते हैं बल्कि फूड को भी कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सूडोपोडिया लोकोमोटरी स्ट्रक्चर भी हैं और फीडिंग स्ट्रक्चर भी हैं। इसकी मदद से अमीबा ने लोकोमोशन भी करनी है और अपनी फूड को कैप्चर भी करना है। तो फिर सुन लीजिए, जिस डायरेक्शन में अमीबा ने मूव करना हो, उस डायरेक्शन में साइटोप्लाज्म फ्लो करता है। साइटोप्लाज्म उस साइड पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ टच करता है, फोर्स लगाता है। वहां से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड हो जाती है। इस प्रोजेक्टेड पोर्शन को आप क्या कहेंगे? सूडोपोड। और अगर एक से ज्यादा ही प्रोजेक्शन बनी है तो इनको सूडोपोडिया का नाम दिया जाता है। अच्छा, अब ये देखिए, सूडोपोडिया तो बन गया, मूवमेंट कैसे होगी? उसके बाद क्या होगा कि ये जो पीछे वाला साइटोप्लाज्म है, जो पीछे रह गया था, ये वाला, ये भी फ्लो करना शुरू कर देते हैं। ये, अब जब ये वाला साइटोप्लाज्म भी आगे को फ्लो करेगा तो जाहिर है पीछे जो मेम्ब्रेन है वो भी इसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है। ये बिल्कुल अमीबा इस तरह से मूव करते हैं कि जैसे आप एक फ्लूइड लेकर, पानी लेकर आप फर्श के ऊपर फेंक दें तो वो पानी बहता चला जाता है। एग्जैक्टली इसी तरह की लोकोमोशन आपको किसमें मिलेगी? अमीबा में। तो जो लोकोमोशन सूडोपोडिया की मदद से होती है उसको हम अमीबाइड मूवमेंट का नाम देते हैं। अमीबाइड मूवमेंट। और आपको पता है कि हमारे कुछ वाइट ब्लड सेल ऐसे हैं जो ये अमीबा की तरह इसी स्टाइल में मूव करते हैं, अमीबाइड मूवमेंट। उसके बाद जेलीफिश की लोकोमोशन है। जेलीफिश फाइलम नाइडेरिया से बिलोंग करती है। फाइलम नाइडेरिया। जेलीफिश नाइडेरिया। इसकी अगर आप बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखें तो इसकी ओवरऑल शेप अम्ब्रेला शेप है। और इसकी स्ट्रक्चर में ये, इसको जूम करके देखते हैं, ये
फिर इसका माउथ है वेंट्रल साइड पे, और माउथ जो है ये ओपन होता है बॉडी कैविटी या गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। और इसमें टेंटिकल्स भी मौजूद है। अब जेलीफिश अपने टेंटिकल की मदद से स्विमिंग भी कर सकती है, लेकिन असल इसमें जो लोकोमोशन होती है वो जेट प्रोपल्जन होती है। खास तौर पे जब इसने डेप्थ से वाटर की टॉप सरफेस पे आना हो, नीचे से ऊपर की तरफ आना हो, पानी की गहराई से पानी की ऊपर वाली सतह पे आना हो, तो फिर उसने जेट प्रोपल्जन वाला तरीका यूज करना होता है। या जब कभी इसने अपने शिकार का पीछा करना है या किसी प्रीडेटर से बचना है, तो इसको बड़ी स्पीड पे मूव करना पड़ता है, तो तब इसने कौन सा तरीका अख्तियार करना है? जेट प्रोपल्जन का तरीका। अब ये इस तरीके में जेलीफिश मूव कैसे करेगी जेट प्रोपल्जन तरीके में? तो देखिए, पहले बहुत सारा वाटर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में इकट्ठा कर लिया जाता है माउथ के जरिए। ये फिर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के इर्द गिर्द मसल्स होते हैं, वो मसल कंट्रैक्ट करेंगे, तो देख सकते हैं ये कंट्रैक्टेड अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर है। तो जब इसकी बॉडी कंट्रैक्ट करेगी, तो कैविटी में से वाटर स्पीड के साथ माउथ के जरिए वापस बाहर को निकलेगा। अब वाटर माउथ का रुख चूंकि नीचे की तरफ है, वेंट्रल साइड पे है, तो जब ये वाटर माउथ के जरिए नीचे को निकलेगा, तो रिएक्शन के तौर पे बॉडी झटके के साथ अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाती है स्पीड के साथ। जैसे वो आपने फिजिक्स के लॉज में पढ़ा हुआ है, एक्शन और रिएक्शन, कि बुलेट फायर करें तो बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और गन जो है खुद पीछे की तरफ झटका खाती है। एग्जैक्टली ऐसे ही जेट प्रोपल्जन है। तो अब इसको जेट प्रोपल्जन क्यों कहा जाता है? एक तो ये कि जेट ये है कि मूवमेंट तेज बहुत होती है, स्पीड बहुत होती है। और एक जेट, ये सॉरी, प्रोपल्जन इसलिए कहते हैं कि ये मूवमेंट जो है ये स्मूथ मूवमेंट नहीं है, ये वक्फे वक्फे से होती है। इसलिए कि पहले एक दफा वाटर बॉडी से बाहर निकाला है, फिर दोबारा वाटर बॉडी में लाया जाता है, फिर उसको निकाला जाता है, तो ये रुक रुक के मूवमेंट होती है, झटके खा खा के ये मूवमेंट होती है। इस चीज को प्रोपल्जन भी कहा जाता है। जैसे इस डायग्राम में मैं वाजे करता हूँ। पहले तो ये देखें कि इस डायग्राम में जो रेड कलर नजर आ रहा है, ये वाटर निकल रहा है बॉडी में से, और रिएक्शन के तौर पे ये जेली फिश अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये डायग्राम देखिए, ये वाली एक मूवमेंट, ये वाटर बाहर आया है, जेलीफिश इधर आ गई है, फिर इसने वाटर अंदर खींचा, फिर बाहर निकाला, फिर दोबारा जेलीफिश में मूवमेंट होगी। तो ये मूवमेंट ऐसे होती है। ये फिर थोड़ा गैप आएगा, फिर मूवमेंट होगी, फिर गैप आएगा, फिर मूवमेंट होगी। तो अब ये जो गैप आता है, ये गैप किस मकसद के लिए? कि दोबारा पहले पानी बॉडी के अंदर आएगा, फिर उसको दोबारा बाहर निकालेंगे, फिर मूवमेंट होगी। इसलिए ये झटके ले लेकर जो मूवमेंट है, लेकिन स्पीड बहुत तेज होती है, इस मूवमेंट को हम कहते हैं जेट प्रोपल्जन। उसके बाद फाइलम मोलस्का की भी बात हुई है। फाइलम मोलस्का में हमने पढ़ा हुआ है कि इसकी दो एग्जाम्पल हैं। एक गार्डन स्नेल है, ये
स्नेल। और स्नेल में जो लोकोमोशन है उसके लिए फुट मौजूद है, जिसको हम मस्कुलर फुट कहते हैं। मैं रेड कलर से मेंशन करने लगा हूँ। ये रेड लाइन से नीचे नीचे जो स्ट्रक्चर है इसको फुट कहते हैं। अब इसकी लोकोमोशन बड़ी दिलचस्प है कि ये जिस जगह पे भी मूव करेगा ना, पहले वहां पे ये म्यूकस की एक लेयर बिछाता है। जहां पे ये मौजूद होता है एनिमल, इसकी बॉडी के नीचे म्यूकस की लेयर होती है। ये ब्लू कलर में मैं इसको सर्कल करने लगा हूँ। ये सबने एक पटरी बिछाता है पहले अपने नीचे, और फिर इसके अंदर फुट जो है ये मूव करता है। फुट के अंदर फुट मसल्स का बना हुआ है, तो मसल की वजह से फुट जो है ये कंट्रैक्ट रिलैक्स करता है। म्यूकस जो है इसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाती है, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करता चला जाता है। अब जो इसका फुट है ना, इसके अंदर जो कंट्रैक्शन रिलैक्शन होती है वो अपनी जगह स्पाइरल होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, अगर आप एक कपड़ा जो है ये किसी चीज के साथ बांध लें, या एक रस्सी बांध लें, उसका दूसरा सिरा अपने हाथ में पकड़ उसको झटका देंगे, तो आप देखेंगे उस रस्सी के अंदर वेव्स पैदा होती है। तो इसी तरह की वेव्स फुट के अंदर भी पैदा होती है। अब ये जो फुट के नीचे म्यूकस है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि फ्रिक्शन को कम किया जाए। अब जहां से स्नेल गुजर जाता है ना, तो वहां पे पीछे पतली सी एक लाइन छोड़ता चला जाता है। वो एक्चुअली लाइन क्या था? म्यूकस मटेरियल। मलस्का में एक और एग्जांपल हमारे पास फ्रेश वाटर मसल। वो आपको पता है कि ये पानी में जो सिपियां होती हैं इनको कहा जाता है फ्रेश वाटर मसल। तो इसकी लोकोमोशन भी फुट की मदद से होती है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इसका फुट नजर आ रहा है। लेकिन फुट हर वक्त इसका बाहर नहीं होता, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर तो शेल होता है। तो जब कभी इसने लोकोमोट करना है तो ये अपने फुट को बाहर निकालता है, तो ये रेत के अंदर अपने फुट को गाड़ देता है, और अपने आप को आगे की तरफ घसीटता हुआ मूव करता है। तो ये भी बड़ी स्लो लोकोमोशन होती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है, एग्जैक्टली इसी तरह का है कि आप किसी चीज को पकड़ें, दरवाजे के हैंडल को, और अपने आप को दरवाजे की तरफ पुल कर लें। एग्जैक्टली इसी तरह से फ्रेश वाटर मसल अपने फुट को रेत के अंदर गाड़ देते हैं और खुद को उसी डायरेक्शन में आगे को पुल कर लेते हैं। फिर दोबारा पाँव उठाएंगे, फुट को थोड़ा लंबा करके फिर दोबारा रेत में गाड़ देंगे, फिर अपने आप को आगे पुल करेंगे। तो ये भी बड़ी स्लो लोकोमोशन है। बहरहाल, मलस्का स्नेल है या मसल है, दोनों में लोकोमोशन किसकी मदद से होगी? मस्कुलर फुट की मदद से होगी। उसके बाद ये लोकोमोशन स्टारफिश। स्टारफिश फाइलम इकाइनोडर्मेटा से ताल्लुक है। स्टारफिश फाइलम इकाइनोडर्मेटा। अब स्टारफिश में लोकोमोशन के लिए जो स्ट्रक्चर होती हैं उनको ट्यूब फीट कहा जाता है। ट्यूब लाइक फीट होते हैं, और ये ट्यूब फीट स्टारफिश की बॉडी में बेटे कहाँ पे होते हैं? ये स्टारफिश आपको नजर आ रही है,
इसके जो आर्म्स हैं, इनकी वेंट्रल सरफेस पे प्रोजेक्शंस बनी हुई नजर आ रही है। मैं इनको सर्कल भी करता हूँ, फिर आपको वाज़ेह तौर पे ये नजर आएंगे। ये हर आर्म, इसके 5 आर्म होते हैं, तो हर आर्म की वेंट्रल सरफेस पे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं, जिनको हम क्या कह रहे हैं, ट्यूब फीट। लेकिन ट्यूब फीट खुद कैसे मूव करेंगे? क्योंकि ट्यूब फीट खुद हिलेंगे, मूव करेंगे, तो स्टार फिश में लोकोमोशन होगी। अब ये मस्कुलर स्ट्रक्चर तो है नहीं कि खुद ही कंट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे, मूव करेंगे, नहीं। इनको मूव करने का एक खास तरीका है। इनको मूव करने के लिए ट्यूब फीड के अंदर हार्डनेस पैदा करनी पड़ेगी, और वो हार्डनेस पानी को दाखिल करके पैदा की जाती है, वाटर एंटर किया जाता है। वो कैसे एंटर किया जाता है वो भी देख लेते हैं। ये स्टार फिश की मैं सिर्फ एक छोटा सा इसका एक पोर्शन आपको दिखाना चाहूँ। पहले देखिए, स्टार फिश की बॉडी के सेंटर में ना एक रिंग बनी हुई है, एक नाली बनी है, कैनाल बनी है रिंग फॉर्म में, इसको रिंग कैनाल कहा जाता है। रिंग कैनाल से ऊपर की तरफ छोटी सी एक कैनाल और निकलती है, जिसको स्टोन कैनाल कहा जाता है। स्टोन कैनाल के ऊपर सुराख लगे होते हैं, छलनी जैसा एक हिस्सा लगा होता है, जिसके अंदर जाली सी बनी, जाली की तरह का एक हिस्सा होता है, जिसमें बहुत सारे सुराख होते हैं। इस स्ट्रक्चर को मैड्रियोपोराइट कहा जाता है। और समुंदर का, ओशन का बहुत सारा पानी इस मैड्रियोपोराइट के जरिए रिंग कैनाल में दाखिल होता रहता है। रिंग कैनाल से 5 लंबी नालियां निकलती हैं, जिनको रेडियल कैनाल कहा जाता है, नॉन एज रेडियल कैनाल। 5 ये कैनाल होगी, रेडियल कैनाल। फिर रेडियल कैनाल के राइट और लेफ्ट साइड पे आपको ट्यूब फीट नजर आएंगे। पोडिया भी कह सकते हैं, ट्यूब फीट भी कह सकते हैं। और एक ट्यूब फुट जो है ये आपको ऐसा नजर आएगा। ट्यूब फुट है, ट्यूब जैसा। अब ट्यूब फुट के आपको 2 हिस्से नजर आ रहे होंगे। ये जो खुला हुआ हिस्सा है ना, ये, इसे एम्पुल्ला कहा जाता है। एम्पुल्ला सामने स्क्रीन वाली डायग्राम में मेंशन भी है, एम्पुल्ला। और ये जो इसकी ट्यूब नजर आ रही है, इस ट्यूब को सक्शन कप भी कहते हैं आप। ये चिपकने वाला हिस्सा है, ये जमीन के साथ, पानी के नीचे जो पत्थर हैं उनके साथ ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो है ये चिपक जाती है, इसको सक्शन कप कहा जाता है। नॉर्मली जब स्टारफिश मूव नहीं कर रही ना, तो ये ट्यूब फीड ढीले ढाले अंदाज में पड़े होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इनमें कोई रिजिडिटी, हार्डनेस नहीं होती। मैड्रियोप्राइट के जरिए वाटर किस में आएगा, रिंग कैनाल में, रिंग कैनाल में से वाटर आएगा रेडियल कैनाल में, रेडियल कैनाल जुड़ी हुई है किसके साथ, ट्यूब फीट के साथ। और वाटर किस में आ जाएगा, ट्यूब फीट में। वाटर एंटर होने से ट्यूब फीट अकड़ जाते हैं। इन अकड़े हुए ट्यूब फीट को जमीन के साथ चिपकाया जाता है, और उसी डायरेक्शन में स्टारफिश अपने आप को पुल कर लेती है, और इस तरह स्टारफिश वॉक करती है। तो जब स्टारफिश ने पानी के बॉटम में जो पत्थर हैं, चट्टाने हैं, उनके ऊपर रेंगना है, तो ट्यूब फीट की मदद ली जाती है। अदरवाइज जब ये पानी की ऊपर वाली सतह पे है या पानी के सेंटर में कहीं पे है, तो ये स्विमिंग भी कर सकती है अपने बाजुओं की मदद से।
लेकिन आई थिंक आपकी टेक्स्ट बुक में स्विमिंग वाला जो है मामला नहीं मेंशन किया हुआ, चेक कर लीजिएगा, वहां पे सिर्फ ट्यूब फीड का ही जिक्र किया। सर है तो लास्ट लाइन आज में। स्विमिंग का जिक्र है, ओके। तो जब तक ये वाटर के बॉटम पे हैं तो इन्होंने ट्यूब फीड की मदद से वॉक करना है, और जब ये वाटर की टॉप सरफेस पे हैं, मिडिल सरफेस पे हैं, तो फिर उन्होंने अपने आर्म्स की मदद से स्विमिंग करनी है। तो ये था जनाब स्टारफिश के बारे में, और आज के लिए इतना ही है। अब फर्दर कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह काकरोच की लोकोमोशन और पैरामीशियन की लोकोमोशन के बारे में बात करें। तो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।